हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब कल हमने स्टाफिंग स्टार्ट किया था एंड कल एक ही लेक्चर में स्टाफिंग हमारा ख़त्म हो चुका था। इसीलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बेसिकली है किस चीज़ को लेकर के। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, वी आर लर्निंग अबाउट मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपने मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, वॉट वी वॉन्ट टू डू, उसको हमने सबसे पहले प्लानिंग में स्टडी किया। मतलब जो भी प्लान्स हमें बनाने हैं या फिर हमें बिजनेस को किस तरीके से चलाना है वो हमने प्लानिंग में देखा है। अब जब हमने प्लानिंग किया तो प्लानिंग करने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करना है, लेकिन वो जो काम करना है उस काम को करने के लिए हमें कुछ तैयारियां होती है जो कि करनी होती है। एंड वो जो तैयारी होता है वो हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू करते हैं। वी नीड टू डू सम प्रिपरेशंस एंड दोज प्रिपरेशंस आर डन इन ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लान भी बन गया, तैयारियां भी हो गई, तो अब काम शुरू किया जाए। अब काम जो शुरू होगा वो हम स्टाफिंग में शुरू करेंगे। एंड यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि जिन जिन लोगों से हमें काम करवाना है हम उन उन लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे। वी विल ब्रिंग दोज पीपल इन दिस टू वर्क। तो ये है हमारा तो ये हमारा स्टाफिंग है। अब जब लोग हमारे कंपनी में आ चुके हैं तो क्या वो लोग सिर्फ आकर के ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हमें उन्हें काम बताना पड़ेगा, हमें उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो ये प्रोसेस जिसमें कि हम उन्हें बताते हैं कि हमें कौन सा काम करना है एंड कौन सा काम नहीं करना है, ये चीज़ को हम लोग डायरेक्टिंग में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा और भी एक चैप्टर इसमें है, बट मेनली यही 4 चैप्टर्स हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, फिर उसके लिए तैयारियां करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होता है, फिर तैयारी करने के बाद हम स्टाफिंग करते हैं, मतलब उन तैयार किए हुए जगहों पे लोगों को लेते हैं जो कि स्टाफिंग में कहलाता है। अब जब हमारे बिजनेस में लोग आ चुके हैं तो हमें उन्हें इशारा देना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है। ओके, सो ये हमारा डायरेक्टिंग होता है जिसमें जो है हमें मेनली क्या पढ़ना है कि डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर सुपरविजन के बारे में पढ़ना है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है तो इसे भी ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आज मैं एक ही दिन में इसको कंप्लीट शायद ना कर पाऊँ बिकॉज आज मैं काफ़ी रात को इसे शूट कर रहा हूँ। सो हम इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का जो पहला लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। एंड पहला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। So directing is said to be a process in which the managers instruct, guide and oversee the performance of the workers to achieve predetermined goals। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जान करके देखिए कि डायरेक्टिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं या फिर जो बिजनेस चलाने का काम करते हैं वो जूनियर्स को या फिर जो मेन वर्कर्स होते हैं उनको ये बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। टेल द पीपल हाउ टू वर्क, वॉट वर्क टू डू एंड कैसे उस काम को करना है, यही डायरेक्टिंग कहलाता है। हमने अपने बिजनेस में स्टाफिंग में लोगों को ले लिया, अब हम लोगों को बता रहे हैं कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है। तो यही डायरेक्टिंग होता है कि लोगों को बताना कि वॉट वर्क इज टू बी डन एंड हाउ द वर्क इज टू बी डन। ओके, सो डायरेक्टिंग में इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं आता है।
अब डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें डायरेक्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, डायरेक्टिंग अगर नहीं करेंगे तो किसी को यही नहीं पता रहेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसका पहला यही है कि इट इनिशिएट्स एक्शन। इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। द एम्प्लॉयज स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट्स एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू रिजल्ट्स। तो जब तक हम डायरेक्टिंग नहीं करते हैं तब तक हमारा मेन काम ही स्टार्ट नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस वी डू नॉट डू डायरेक्टिंग, तब तक हमारा काम ही स्टार्ट नहीं होगा। तो वो कम से कम काम स्टार्ट हो, इसी के लिए हमें डायरेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टिंग ही वो काम है जिससे कि जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इग्निशन देना पड़ता है, पहले चाबी घुमा करके इग्निशन देना पड़ता है। तो वो जो इग्निशन देने का जो पॉइंट होता है वही डायरेक्टिंग करता है। डायरेक्टिंग ही वो प्रोसेस है, डायरेक्टिंग ही वो काम है जो कि सबसे पहले हमारे उस इंजन को स्टार्ट करता है। बाकी काम तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहला जो इंजन स्टार्ट होता है, एक्शन को इनिशिएट करना, वो डायरेक्टिंग ही करता है। ओके, फिर है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, सो इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब देखिए, जो एम्प्लॉयज होता है, एम्प्लॉय जो होता है उसके अंदर में क्षमता होता है, ही नोज वॉट ही इज डूइंग, एंड वो काम भी करता है। लेकिन अगर वो जो काम कर रहा है वो ऐसे कैसे, वो जैसे भी काम कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग द वर्क इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ही इज नॉट डूइंग द वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो उस केस में उसका काम करना ना करने के बराबर है। मतलब हमारे कंपनी में लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं वो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि वो लग ही नहीं रहा है कि काम कुछ हो भी रहा है। तो ऐसे केसेस में ताकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें एक दिशा दी सके, सो दैट वी आर एबल टू गिव देम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देने के लिए हमें डायरेक्टिंग करना ज़रूरी है। डायरेक्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब उनके काम को एक डायरेक्शन दिया जाएगा, एंड वो डायरेक्टिंग में होता है। ओके, फिर है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए, कंपनी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मोटिवेशन इज़ नीडेड इन कंपनी, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो वैसे केस में उन्हें मोटिवेटेड रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड ये मोटिवेशन जो होता है ये भी डायरेक्टिंग से ही होता है। जब हम डायरेक्टिंग करने जाएंगे तो उसी टाइम पे हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिससे काम नहीं हो रहा है या फिर जो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, एंड उस केस में जा कर के हम अपना जो मोटिवेशन दे करके उनसे वो काम करवा सकते हैं। तो मोटिवेशन भी अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है तो वो भी हम डायरेक्टिंग के थ्रू ही देते हैं। ओके, फिर facilitates change. Employees often resist changes due to fear of adverse effects on their employment and promotion. Directing facilitates adjustments in the organization to cope up with changes in the environment. अब business environment में बहुत सारे changes होते रहते हैं, ओके, लेकिन वो changes के साथ जो नहीं चलता है उसका बिजनेस भी नहीं चलता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी फर्म में टेक्नोलॉजी चेंज होती है जिसकी वजह से वहाँ का जो लेबर होता है उस लेबर को भी नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करना होता है। जैसे मैंने बताया था कि पहले अगर बात की जाए तो पहले जो स्पाइरल बाइंडिंग हुआ करता था वो एक मशीन के थ्रू होता था। स्पाइरल बाइंडिंग जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि ये हमारा पेपर रहता है, एंड पेपर के कॉर्नर में यहाँ पे बहुत सारे छेद कर दिए जाते हैं, एंड इनके थ्रू एक स्प्रिंग डाला जाता है, उससे वो बाइंडिंग होता है। तो पहले इसको करने के लिए सिर्फ एक मशीन ही हुआ करता था जो कि कुछ ऐसा दिखता था, यहाँ पे उसका हैंडल होता था, एंड यहाँ पे उसके बहुत सारे दांत हुआ करते थे, एंड वो सारे दांत जब पेपर में जाते थे तो वहाँ पे छेद हो जाया करता था। तो इससे भी काफ़ी फास्ट था, बट
इससे भी एडवांस मशीन मार्केट में आ चुका है, जहां पे आपको सिर्फ उस कागज़ को अंदर में देना है एंड वो 100 पेपर्स को भी एक बार में छेद करने की वो क्षमता रखता है। तो जब ऐसा मशीन मार्केट में आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को ऐसा मशीन ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो काम कर पाएगा। लेकिन बहुत जब भी कोई चीज़ नई होती है तो उसमें बहुत लोगों को ये डर रहता है कि ये मेरा नौकरी खा जाएगा या फिर ये मेरे लिए डिसएडवांटेजियस है। तो वैसे केस में, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि ये जो मशीन आया ये उनका नौकरी खाने के लिए आया है या फिर उनका डिस्टर्ब करने के लिए आया, तो वैसे केस में डायरेक्टिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग में ही हम जाके उन लोगों को समझाते हैं कि भाई तुम्हें इस तरीके से, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला है। सो डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ओनली जहाँ पे हम अपने बिजनेस में काम कर रहे लोगों को ये समझाते हैं कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो यहाँ पे इसमें कोई भी खतरा नहीं है एंड तुम इसको बहुत ही आराम से ये काम कर सकते हो। तो ये भी हम डायरेक्टिंग में ही उन्हें बताते हैं। फिर है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, मैनेजर्स वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड सुपरवाइज एंड इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स इन अ मैनर दैट आर दे आर एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब जैसा कि मैंने कहा था कि भले ही हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ही क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो वो सभी के सभी बिजनेस के लिए ही काम कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे केसेस में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है कि कोई आदमी ये सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल गया भाड़ में, मैं अपना गोल को सबसे पहले अचीव करूंगा। तो अगर ऐसा हो जाता है कि एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि बिजनेस का गोल साइड में रखते हैं, पहले मैं अपना गोल अचीव करूंगा, तो वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजियस होता है। तो ताकि ऐसा ना हो, ताकि जो भी हमारे बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस का ही सोच के काम करें, तो इसमें जो हमारा डायरेक्टिंग है वो बहुत मदद करता है, क्योंकि डायरेक्टिंग से ही हम उन्हें बता पाते हैं कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब क्या होता है? टू कीप अ वॉच ऑन व्हाट समबडी इज डूइंग। Supervision is defined as an overseeing and observing the activities of subordinates. Mainly, supervisors supervise the subordinates. It is an important at all levels of management. Supervision is an activity of observation that helps to ensure that the work is being performed according to the requirement of the job. It can be done as the function of leading, coordinating, directing the work that's supposed to achieve the predetermined goals. तो इतना कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस यही याद रखना कि अगर मैं सुपरविजन की बात करूं तो सुपरविजन का मतलब होता है ये देखना कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो ठीक से हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब ये देखना कि हमारे जूनियर्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं, इसको हम लोग सुपरविजन कहते हैं। ओके, सो सुपरविजन इज एन एक्टिविटी इन विच द सीनियर्स ओवरसी द वर्क विच इज़ डन बाय द जूनियर्स, कि वो जो जूनियर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं सुपरविजन में। ओके, तो ये सुपरविज़न होता है कि बेसिकली देखना कि काम कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करना, ये सब सुपरविज़न में आता है। अब सुपरविज़न का फंक्शन क्या है? मतलब सुपरविज़न का फंक्शन नहीं होगा, सुपरवाइज़र का फंक्शन क्या क्या होता है, सुपरवाइज़र कौन कौन से काम करता है। तो सुपरवाइज़र कौन होता है? जो सुपरविज़न का काम करता है, जो ये देखने का काम करता है, वो सुपरवाइज़र होता है। एंड सुपरवाइज़र का फंक्शन क्या क्या होता है? पहला होता है सुपरवाइज़र्स बेसिक रोल इज़ टू प्लान द डेली work schedule of the workers by guiding them the nature of the work and also dividing the work amongst the workers according to their interest, aptitude, skills and interest। मतलब पहला काम ये है कि सुपरवाइजर सबसे पहला काम क्या करता है कि वो हर किसी का जो काम होता है वो बनाता है कि किसको क्या काम करना है एंड वो काम को हर किसी के ऊपर में बांट देता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल में कहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक बुक बाइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, आप बुक बाइंडिंग फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र का काम करते हैं।
ओके, जिसका ये देखना है कि जो बुक का जो बाइंडिंग होता है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रॉ पेपर होता है, फिर रॉ पेपर को निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर में प्रिंटिंग होता है, फिर प्रिंटिंग होने के बाद उसका कटिंग होता है, फिर कटिंग होने के बाद उसका बाइंडिंग होता है। ओके, अब ये जो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होगा उसको उठा के एक मेन जगह पे लाने के लिए भी एक यहाँ पे लेबर होगा, फिर प्रिंटिंग करने वाला भी एक लेबर होगा, या फिर मैं अगर कहूँ तो प्रिंटिंग में 4-5 लेबर भी होते हैं। फिर जो कटिंग होता है, कटिंग करने के लिए भी एक लेबर वहाँ पे रखा गया होगा। फिर जो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग करने के लिए भी लेबर रखा गया होगा। तो ये इतने सारे लेबर हैं, लेकिन ये इतने सारे लेबर में से अगर इनको नहीं पता रहेगा कि इनमें से किसको क्या काम करना है, कब करना है, तो काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सबको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये कौन बताता है? ये सुपरवाइज़र बताता है। यहाँ का जो सुपरवाइज़र होगा वही इन सबको बताएगा कि तुझे यहाँ से कागज़ ले आके यहाँ पे लाना है, तुझे कागज़ के ऊपर में प्रिंटिंग करना है, तुझे कागज़ को काटना है एंड तुझे उसको बाइंडिंग करना है। तो हर किसी लेबर को क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये सुपरवाइज़र डिसाइड करता है। तो सुपरवाइज़र का पहला काम ही ये होता है कि ही डिसाइड्स he plans and organizes what work is to be done and how is the work to be done. Okay, फिर है provision of working condition. A supervisor plays an important role in the physical setting of the factory and in arranging the physical resources at right place. This involves providing proper sitting place, ventilation, lighting, water facilities, etc. to workers. His main responsibility here is to provide health and hygienic condition to the workers. अब देखिए, सिर्फ मैं अपने लेबर से काम करवा रहा हूँ वो मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ उनसे काम निकलवा रहा हूँ, उसी से सिर्फ नहीं हो जाएगा। अगर मैं किसी से काम करवा रहा हूँ देन आई विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट पर्सन। अगर मैं किसी से काम करवा रहा हूँ तो मुझे उसका अच्छे से देखभाल भी करना पड़ेगा। एंड ये जो देखभाल होता है ये मैं कैसे करता हूँ, ये देखभाल जो होता है ये भी एक सुपरवाइज़र का काम होता है। उसे ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हर एक लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो कि अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत गंदगी में काम कर रहा है, बहुत गर्मी में काम कर रहा है। ये इंश्योर करना कि जो वर्कर्स हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ये भी एक सुपरवाइज़र का ड्यूटी होता है। ओके, फिर है लीडरशिप एंड गाइडेंस। अ सुपरवाइजर इज द लीडर ऑफ द वर्कर्स अंडर हिम। ही लीड्स द वर्क एंड इन्फ्लुएंसेस देम टू वर्क देयर बेस्ट। ही ऑल्सो गाइड्स द वर्कर्स बाय फिक्सिंग प्रोडक्शन टारगेट्स एंड बाय प्रोवाइडिंग देम इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू अचीव दोज टारगेट्स। अब जो सुपरवाइज़र होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ये नहीं बताता है कि उन्हें क्या करना है, बल्कि उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें वो काम कैसे करना है। मतलब अगर किसी को मदद चाहिए कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं, तो ये मदद करना, उनको गाइड करना, उनको जब भी ज़रूरत पड़े उनको हेल्प करना, ये काम भी एक सुपरवाइज़र का होता है। वो एक लीडर होता है एंड एक लीडर होते हुए उसे सिर्फ उनके ऊपर हुकूमत नहीं करना है, उसको उन्हें मदद भी करना है जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो अ सुपरवाइज़र इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, इसके बाद आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब कहते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता काम करने में। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये एक काफ़ी सीरियस कंडीशन है एंड इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें मोटिवेट रखा जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो ये जो प्रोत्साहन देना उन्हें, इसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। उन्हें मोटिवेट करना ये एक सुपरवाइज़र का काम होता है। ओके, फिर है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द सुपरवाइज़र। अब कंट्रोलिंग का मतलब वो सब कुछ देखेगा कि लेबर क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस टाइम पे काम किया है एंड कैसा काम किया है,
काम कैसा चल रहा है, फाइंडिंग आउट अगर काम से कुछ अलग हो रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा, फिर उसे टॉप मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। मतलब सिंपल यहाँ पे बात है कि ये सब अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये है लेबर के रिगार्डिंग, लेकिन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि उसे सारा काम करना पड़ता है, उसे नोट करना पड़ता है कि काम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितना काम हुआ, कितना काम होना चाहिए था, कितना काम नहीं हुआ तो कब होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा काम एक सुपरवाइजर करता है। सो आई गेस इतना काफ़ी था। तो पहला काम तो यही होता है कि वो ये बनाता है कि कौन क्या काम करेगा, फिर हर किसी के लिए एक सूटेबल वर्किंग कंडीशन मेंटेन करता है, वो उन्हें लीड करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो उनका जो काम है, काम को तो कम से कम वो काम जो है मतलब उसका जो रियल वर्क है ये देखना कि कौन कब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब भी उसका सुपरवाइज़र के काम में ये आता है। ओके, अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत इजी टॉपिक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक आदमी अपने अंदर में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, या फिर एक आदमी के अंदर में इतने लोग काम करेंगे तो उसके लिए ठीक रहेगा। मतलब जैसे मैं अगर बात करूं तो बहुत हर आदमी का अलग कैपेसिटी होता है। जैसे ये एक सुपरवाइज़र है तो इसके अंदर में 100 वर्कर्स काम करते हैं एंड ये उन्हें अच्छे से संभाल लेता है, जबकि दूसरा जो हमारा सुपरवाइज़र है उसके अंदर में सिर्फ 80 वर्कर्स काम करते हैं क्योंकि वो उतना नहीं संभाल सकता है। तो जितने वर्कर्स ये संभाल सकते हैं वही स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। मीन्स द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स और वर्कर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ सुपरवाइज़र, उसे हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये 100 वर्कर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड ये 80 वर्कर्स को कंट्रोल कर सकता है। सो आई होप ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में कुछ खास यहाँ पे बताने के लिए है नहीं। अब मोटिवेशन क्या होता है? So motivation is the process of inspiring people in order to intensify their desire and willingness for executing their duties effectively and for cooperating to achieve the common objectives of an enterprise. In other words, it means to induce, instigate, incite or promote someone to particular course of action for getting the results expected from him. तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी कारणवश काम नहीं करना चाहते हैं, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके अंदर में एक आग जगाना या फिर उनको प्रोत्साहित करना, उनको बोलना कि तुम ये काम करो, तुम्हें ये काम करना है, उनको मोटिवेट करना, इसी को मोटिवेशन कहा जाता है। तो किसी को मोटिवेट करना दैट इज़ मोटिवेटर। बट लेकिन अगर इसका वर्ड में देखा जाए तो किसी को इंड्यूस करना, मतलब ऐसे बात करना कि कोई काम करने को राजी हो जाए या फिर किसी के अंदर में काम करने का इच्छा को जगाना, वो मोटिवेशन कहता है। मतलब अगर कोई भी आदमी अपना काम करने से भटक गया है तो कुछ भी ऐसा करना जिससे कि वो आदमी फिर से काम करने लग जाए, जिसके साथ उसका विलिंगनेस के साथ वो काम करने लग जाए, उसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन मतलब टू मेक द पर्सन वर्क विलिंगली। अब ये नहीं हुआ कि वो काम नहीं कर रहा तो आप वो ज़बरदस्ती उसके सर पे गोली डाल के उसे काम करवा रहे हो, उसे मोटिवेशन नहीं कहेंगे। मोटिवेशन का मतलब एक ऐसे तरीके से अपने वर्कर्स को काम करवाना जिससे कि वो खुद अपनी मर्जी से काम करने लग जाएं, बिना ज़बरदस्ती किए। ओके, सो ये था मोटिवेशन, मतलब किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को इंसाइट करना, मतलब कुछ भी ऐसा करना जिससे कि आदमी अपने मर्जी से काम करने लग जाए। ओके, अब मैस्लोस थ्योरी जो है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ मैस्लोस थ्योरी। तो देखिए मैस्लोस थ्योरी क्या है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच स्टेट्स दैट 5 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन नीड्स डिक्टेट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। दोज नीड्स आर physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs and self-actualization needs. Maslow's theory presents his hierarchy of needs in a pyramid shape with basic needs at the bottom of the pyramid and more high-level intangible needs at the top. A person can only move on to addressing the higher-level needs when their basic needs are adequately fulfilled. तो मैं इसको आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ कि जो है ये मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये क्या है। देखिए मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है कि एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। अ पर्सन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लिव। उसे ज़िंदा रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है।
लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम हर किसी चीज़ को पर्टिकुलर ग्रुप में करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हर एक चीज़ को हम मेनली 5 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। मतलब अगर हम इंसान के द्वारा ज़रूरत हर एक चीज़ को हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप सजाते जाएं तो वो 5 चीज़ों में बांटा जा सकता है। पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये। मतलब एक इंसान को जो कुछ भी चाहिए होता है वो मोर और लेस इन 5 कैटेगरीज में आ जाता है। एंड इन्हीं 5 कैटेगरीज में से क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसे ज़रूरत है, जो कि उसे चाहिए ही चाहिए। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अगर मिल गया तो ठीक है। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका मिलना या ना मिलना एक ही के बराबर होता है। तो मैस्लो एक थ्योरिस्ट थे एंड उन्होंने ये कहा कि एक इंसान जो होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए या फिर काम करने के लिए उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये जो चाहिए होता है इसका एक पर्टिकुलर हायरार्की है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक ही बार में चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती हैं जो कि दूसरों के मुकाबले हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि थोड़ा सा हमें कम चाहिए होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मतलब ये सिंपली ये बताया गया कि इंसानों के ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने कुछ ये बना करके रखे हैं कि ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एंड वो जिन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है उनको मेनली हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो पहला जो कैटेगरी आता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब कि भैया ये चीज़ तो मुझे सबसे पहले चाहिए, ये चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाता है, जो कि मुझे चाहिए। जैसे खाना चाहिए, खाना के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर पानी के बिना भी नहीं रह सकते हैं। रेस्ट के बिना भी नहीं रह सकते हैं। गर्माहट, वार्मथ का मतलब यहाँ पे वो गर्माहट नहीं है, वार्मथ का मतलब होता है एक सूटेबल एनवायरनमेंट। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ओके, बट जो इसके तो ये हमारा एक नीड है जिसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। अब जब मेरा फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाएगा तो मैं अगले लेवल में जाऊंगा जो कि है मेरा सेफ्टी नीड्स। अब मुझे कम से कम जिंदा रहने के लिए तो मिल गया है, लेकिन क्या सिर्फ ये जिंदा रहने के लिए ही, मतलब क्या मैं सिर्फ नॉर्मली जिंदा रहने के लिए ही हूँ? मीन्स एम आई लिविंग जस्ट टू सर्वाइव? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मुझे कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे कुछ सेफ्टी भी चाहिए। आई नीड सम सिक्योरिटी, आई नीड सम सेफ्टी। मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। क्योंकि ये सब भी, अगर फॉर एग्जांपल कोई सेफ्टी सिक्योरिटी ही नहीं है तो कोई भी किसी का भी खून करके कहीं भी भाग सकता है। तो खाना पीना ये सब तो चाहिए ही, लेकिन इनके साथ साथ हमें ये सेफ्टी भी चाहिए ताकि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में रह सकें। ओके, फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकते हैं जो कि है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। मतलब जो चीज़ें हमें प्यार से चाहिए होता है, जैसे दोस्तों की ज़रूरत, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, मतलब दोस्तों के बीच में जो दोस्तियाँ होती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी, माँ, मम्मी, पापा, तो ये सब हमें उसके बाद चाहिए होता है। सबसे पहले हमें वो चीज़ चाहिए जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं, खाना, पानी, रेस्ट, ये सब। फिर इसके बाद आता है जो कि और चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं हुआ तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद हम और एक चीज़ लेंगे जो कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हम मर नहीं जाएंगे। जैसे दोस्तों का साथ, ये इसके बाद होता है। फिर इसके बाद होता है एस्टीम नीड्स। मतलब ये अगर हुए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं है। ये होता है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मतलब लोगों के बीच में हमारा ये रुतबा हो, लोग मतलब टू हैव अ गुडविल अमंग पीपल, इसको एस्टीम नीड कहा जाता है। लेकिन ये जो एस्टीम नीड होता है ये भी अगर आपका नहीं है तो भी यहाँ पे कुछ होगा नहीं। एंड इसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। मतलब अगर ये मिलना ना मिलना वो बाद की ही बात है, बट अगर ये मिल गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सबसे लास्ट टाइप का नीड होता है।
सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आइए उसको पहले देखते हैं। तो पहले हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। द फर्स्ट ऑफ द आईडी ड्रिवन लोअर नीड्स ऑन मैस्लोज हायरार्की आर फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are most basic human survival needs, including food and water, sufficient rest, clothing and shelter, overall health and reproduction. Maslow states that these basic physiological needs must be addressed before humans move on to the next level of fulfillment. मतलब मैस्लो ने ये कहा है कि इंसान का सबसे बेसिक ज़रूरत ही फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। तो वो चीज़ें जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें इंसानों को सबसे पहले चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है तो इससे वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। खाना नहीं मिला तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। ओके, तो ये पहला नीड है। इसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट अमंग द लोअर लेवल नीड्स इज सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड थेफ्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड वेलबींग, हेल्थ सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब सिर्फ खाना पीना हो जाए उससे सिर्फ जिंदा रहेंगे, लेकिन वो जीना भी क्या जीना है? तो जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो जीने का कुछ खास मतलब नहीं आएगा। ऑल्दो जिंदा तो रह लेंगे, खाना पीना मिल गया तो मरेंगे नहीं, लेकिन वो एक जानवरों जैसी ज़िंदगी होगी कि सिर्फ खाना पीना मिल गया और जिंदा रह गए। लेकिन उसके बाद अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं मिलता है तो वो भी, उसके बिना भी जो जिंदा रहना है वो मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड टाइप का नीड होता है। फिर होता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। द सोशल नीड्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की रिलेट टू ह्यूमन इंटरेक्शन एंड आर द लास्ट ऑफ द सो कॉल्ड लोअर नीड्स। अमंग दिस नीड्स आर फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉन्ड्स, physical and emotional intimacy ranging from sexual relationships to intimate emotional bonds are important to achieve a feeling of elevated kinship. Additionally, members in the social groups contributes to the meeting. मतलब दूसरे लोगों से जो मिलने वाला सुख होता है वो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में होता है। जैसे इंटीमेसी का नीड होता है, फिर इसके बाद हमें दूसरों से प्यार की ज़रूरत होती है, हमें दूसरों से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आना चाहिए। वी हैव गर्लफ्रेंड्स, वी हैव बॉयफ्रेंड्स, तो व्हाट आर दीज? ये भी हमारी ज़रूरतें ही हैं, वी नीड देम। ऐसा नहीं है कि कोई अपने ज़िंदगी, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, बट ये जो हम किसी से प्यार करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नीड ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी हमारा एक ज़रूरत होता है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिला तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ये थर्ड लेवल का नीड होता है। ओके, फिर इसके बाद होता है एस्टीम नीड। मतलब ये सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नहीं, ये एक हायर लेवल का नीड है। मतलब ईगो ड्रिवन नीड कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक घर था जिसमें कि मैं जिंदा रह सकता था, जिसमें मैं अच्छे से रह सकता था, लेकिन मैंने एक इतना बड़ा महल फिर से और ख़रीद लिया। तो ये क्या है? ये एस्टीम नीड है, मतलब जो कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। जैसे अगर जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक गाड़ी ऑलरेडी थी, लेकिन मैंने और एक गाड़ी खरीद लिया, तो ये भी ईगो से जुड़ा हुआ नीड है। तो ईगो से जो जुड़ा हुआ नीड होता है वो सब का सब एस्टीम नीड्स में आता है। ओके, एंड इसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब ये ऐसा नीड है जो कि मतलब अपना फुल पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डिस्क्राइब्स द फुलफिलमेंट ऑन योर फुल पोटेंशियल एज द पर्सन, समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट स्पॉट ऑन मैस्लोज पिरामिड। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो म्यूजिक, एथलेटिक्स, डिज़ाइन, कुकिंग एंड गार्डनिंग, ये सब जो होता है, ये सब अगर नहीं भी आता है किसी को खाना बनाना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, बट ये आना एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद के अंदर से कोई अच्छा चीज़ निकालना, ये भी हमारी एक ज़रूरत होती है, एंड ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आता है। तो ये था मैस्लोज थ्योरी। मैस्लो ने बेसिकली यही कहा था कि एक ह्यूमन बीइंग का 5 टाइप का ज़रूरत होता है। एक जो कि उसे चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फिर एक जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फिर तीसरा जो कि ज़िंदा रहे तो उसमें अच्छा बना देगा। फिर चौथा जो कि ज़रूरत नहीं है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड पाँचवा जो कि वैसे नहीं लगता है लेकिन किसी किसी में ये पाया जाता है।
अब ये याद रखिएगा कि इसका एक हायरार्की है, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस टाइप से ये जाता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं लिया एंड आप बिलोंगिंगनेस के पास चले गए, मतलब भैया खाना पीना नहीं चाहिए, सिर्फ दोस्त चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों से ज़िंदगी आसान तो बन जाती है, लेकिन खाना नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे और दोस्तों के पास जाएंगे, ये भी नहीं होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या कि आपको जितना लोअर आप जाएंगे, आपको उस नीड को सबसे पहले फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ तो ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है, खाना पीना सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये नीचे वाला जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम ऊपर वाले को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एंड आज मैं यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अब हम कल मिलते हैं एंड कल ये जो चैप्टर है ये बहुत आसानी से हम कल ही इसको ख़त्म कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। एंड यस, अभी बस 2-3 दिन ही बचे हुए हैं उस बुक का। ये जो बुक हमने आप सभी के लिए बनाया हुआ है, जो कि कॉमर्स पुराण जिसका नाम है, ये बुक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड लास्ट के आई गेस 2 या 3 दिन बाकी है कि ये बुक का जो ऑफ़र जो कि 200 रुपये का था वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये बुक, दिस बुक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड ये मैंने ही बनाया है। एंड अब अभी मैं जहाँ से पढ़ा रहा था, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये भी इसी बुक से ली गई है। सो अगर आप इस नोट्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर मैं कल कहूँ तो इस बुक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड ये बुक हम आप तक डिलीवर करवा देंगे। अभी इस बुक का दाम चल रहा है 200 रुपये एंड अगर आप इसे 3 तारीख के अंदर में खरीद लेते हैं तो ये आपको 200 में ही मिल जाएगा। लेकिन 3 तारीख के बाद, मतलब 4 फरवरी के बाद, 4 फरवरी से लेके इसका दाम 225 रुपये हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस देन डू व्हाट्सएप। एंड याद रखिएगा, ये 200 हो या फिर 225 हो, ये सिर्फ बुक का खर्चा है। इसके अलावा आपको एक शिपिंग चार्ज होगा जो कि आपको अलग से देना होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस देन डू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ, या फिर मैं कहूँ अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। हैव अ नाइस नाइट, बाय एंड जय हिंद।